हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद तिवारी और वाई नॉट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे बताएंगे आपको कि कॉमन बेस जो ट्रांजिस्टर है उसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जैसा कि आपने पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में जो मैंने अपलोड किया है, उसमें आपने बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर अर्ली इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। आइए हम आपको 1 सेकंड के अंदर इसको रिवाइज करवा देते हैं। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि आउटपुट जब हम NPN ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं और उसमें इमिटर और बेस की फॉरवर्ड बाइसिंग तथा बेस और कलेक्टर की रिवर्स बाइसिंग करते हैं, और उसके बाद जब रिवर्स बाइसिंग कलेक्टर और बेस की करने के बाद जब हम इसकी वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर है वो बेस की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और बेस की तरफ शिफ्ट होने के कारण जो इफ़ेक्टिव विड्थ होती है बेस की वो कम हो जाती है। और इफ़ेक्टिव विड्थ के कम हो जाने का फ़ायदा ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो इमिटर के हैं वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेने के कारण, क्योंकि विड्थ पतली हो चुकी है, वो सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं और जो करंट का जो मान है वो अचानक से बढ़ जाता है। इसको हमने कहा, अच्छा, जब हम इस रिवर्स बाइसिंग को बढ़ाते हैं, रिवर्स बाइसिंग के मान को कम कर देते हैं, तो जो विड्थ होती है वो चौड़ी हो जाती है। यानी रिवर्स बायस के बढ़ाने या घटाने से जो बेस की चौड़ाई का बदलना है, इसी को कहा जाता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, और इसी को हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं। अर्ली इफेक्ट का कारण क्या है कि जो घटना ज़्यादा वोल्टेज पर होनी चाहिए थी, हमने जब रिवर्स बायस कर दिया तो वो घटना कम वोल्टेज पर होने लगी। इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, इसको हमने अर्ली इफेक्ट कहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो एक रिलेशन होगा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में, जबकि आउटपुट के वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे। आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट क्यों रखेंगे उसको हम अभी आपको बताएंगे। तो पहले हम एक चित्र देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर का। NPN ट्रांजिस्टर में आप देख रहे हैं कि एक एमिटर है, फिर बीच में बेस है और बाहर कलेक्टर है। इनकी हमने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कर दी है। हमने एक वोल्टेज लगाया है इमिटर और बेस के बीच में, जिसको हमने कह रखा है BE, वोल्टेज BE। वोल्टेज BE क्या? क्योंकि वोल्टेज जो B है, यानी जो बेस है, बेस का टर्मिनल पॉजिटिव है और एमिटर का टर्मिनल निगेटिव है, इसलिए जो बेस का वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। इसलिए हमने इनपुट वोल्टेज में मैंने VE कहा है, और इसमें बहने वाली जो करंट है उसको हमने IE माना है। ऑब्वियसली IE होगा, क्योंकि जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन N की तरफ मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में ही कन्वेंशनल करंट चलती है। तो इसका मतलब जो करंट होगी वो IE होगी, जो कि बाहर की तरफ निकलती हुई उसकी दिशा होगी। और आउटपुट वोल्टेज में, क्योंकि कलेक्टर जो होगा वो बेस के वोल्टेज से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ रिवर्स बायसिंग है और उसका जो कलेक्टर का टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम वहाँ पर जो वोल्टेज लिखेंगे उसको BCB लिखेंगे, और आउटपुट जो करंट होगी उसको हम IC कहेंगे। एक रिलेशन आपने अगले चैप्टर, पहले वाले चैप्टर में मैंने बता रखा है IB, IC और IE के बारे में। तो वहाँ पे इस चीज़ की चर्चा, अभी यहाँ इस चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे। हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो IP, यानी जो इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा और उससे ग्राफ कैसे बनेगा। आइए अब एक ग्राफ पे चर्चा करते हैं। ये ग्राफ आप जो देख रहे हैं उसमें आप शुरुआती समय में ये देख रहे होंगे कि एक एक्सिस पर, जिस पर हमने VBE लिखा है यानी वोल्टेज रखा है, और दूसरे एक्सिस यानी Y एक्सिस पर हमने करंट IE रखा है। तो हमने ये देखा कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो 0.7 वोल्टेज, यहाँ पे मैं 0.7 वोल्टेज इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमने सिलिकॉन को ले रखा है। जब हम 0.7 वोल्टेज पर पहुँचते हैं तो अचानक से ब्रेकडाउन आता है और वोल्टेज और जो करंट होती है वो स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाती है, और हमने ये मान लिया कि इस दौरान जो आउटपुट वोल्टेज है, जिसको हम अभी यहीं पर
नोटेशन में दिखा देंगे BCB। तो ये जो है आउटपुट वोल्टेज BCB को अब यहाँ पर इस यानी जो रिजल्ट आया होगा इस दौरान, उसको इस दौरान BCB को हम यहीं पर कांस्टेंट कर देंगे, यानी BCB का 1 मान लेंगे। अब हम देखिए अचानक से हमने BCB का मान बढ़ाया और जैसे इसका मान बढ़ाकर 1 वोल्टेज से 5 वोल्टेज कर दिया। तो देखिए जैसे हम BCB वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे और 5 वोल्टेज बढ़ाकर रोक देंगे, जो मैंने पहली क्लास में शुरुआत में ही मैंने कह रखा है कि आउटपुट वोल्टेज को हमें कांस्टेंट रख के हमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो टेक्निकल बात है इसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर हमने जो आउटपुट वोल्टेज है इसको बदला है और बदल के कांस्टेंट कर दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ये BCB है, ये BCB के वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया। तो अब आप अर्ली इफेक्ट का मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम बेस और कलेक्टर के बीच का जो रिवर्स बायस है, यानी जो वोल्टेज है उसको हम जब बढ़ाते हैं, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब वोल्टेज आप बढ़ाते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर होती है वो बेस की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी अर्ली इफेक्ट आ जाता है। और अर्ली इफेक्ट आने से होता क्या है, जो घटना ज़्यादा वोल्टेज पर होनी चाहिए थी वो पहले ही घट गई। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही हम BCB के वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे ही जो ब्रेकडाउन का वोल्टेज होगा, यानी जो ब्रेकडाउन के लिए जो ग्राफ देखेंगे वो अर्ली शिफ्ट हो जाएगा। और अर्ली शिफ्ट होने का फ़ायदा ये होगा कि ये रिलेशन बन जाएगा किसके किसके बीच में, ये रिलेशन बन जाएगा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में। इसमें ये खास बात ध्यान रखने वाली है कि हम आउटपुट वोल्टेज को बदलते हैं और उसको कांस्टेंट कर देते हैं। जैसे हमने पहले वोल्टेज 1 रखा, फिर वोल्टेज 5 रखा, फिर वोल्टेज ऐसे क्रम से बढ़ाते जाएंगे और वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में एक ग्राफ खींचते जाएंगे जिसको स्टैटिकल ग्राफ कहेंगे। और ये स्टैटिकल ग्राफ इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन पैदा कर देगा और जिसको आप इस ग्राफ से आसानी से देख सकेंगे। यानी कि ग्राफ का शिफ्ट हो जाना ये होगा जब हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, जबकि आउटपुट वोल्टेज को हम क्या किए रहेंगे, कांस्टेंट किए रहेंगे। अब आगे इसी में एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बताते चले, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ में आपने हमने ग्राफ दिखा रहे हैं, इसमें ये देख रहे होंगे आप कि ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है। और इनके बीच में अगर ये देखें कि ये जो IE है, यानी IE के बीच में जो शिफ्टिंग, यानी दोनों जो ग्राफ के बीच में जो बीच का करंट है उसको हम अगर डेल्टा IE माने और जो वोल्टेज है जिसको हम डेल्टा VBE मान लें, यानी जो वोल्टेज बेस और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है उसके बीच का डिफरेंस, तो आप जानते हैं कि वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है ओम के नियम के अनुसार V = I × R। तो जो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा, यानी जिसको हम RI लिख दें, वो होगा डेल्टा VBE अपान डेल्टा IE। और वहाँ पर जो कलेक्टर और बेस के बीच का जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, जैसा कि हम इनपुट ग्राफ को अभी देख ही रहे थे। तो इसका मतलब मुझे अंत में इसको फिर से मैं फाइनली कहूँ तो जो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा यानी RI होगा, वो डेल्टा VBE अपान डेल्टा IE होगा, जहाँ पर BCB कांस्टेंट होगा। आप जानते ही हैं कि स्लोप भी कुछ ऐसे ही होता है। स्लोप का मतलब होता है, जब हम ग्राफों में समझते थे कि y = y = mx + c, तो वहाँ पर mx जो m होता था वो स्लोप होता था। तो यहाँ पर हमें एक चीज़, यहाँ पे हमें स्लोप मिल जाएगा, इस ग्राफ का एक स्लोप मिल जाएगा। और आप जानते ही हैं कि स्लोप = हो जाएगा 1/r1 के, यानी कि जैसे ही जैसे स्लोप, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा है इसलिए रेजिस्टेंस का मान कम होगा।
तो हम ये कह सकते हैं हमने एक रिज़ल्ट निकाला था, उससे आधार पर ये हमने पाया था कि जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग 20 से और 100 ओम के बीच में होता है। तो आज हम ने इस वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि जब एक इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में एक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया और उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि जब हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट के साथ साथ बदलते हैं, यानी कांस्टेंट के साथ बदलना यानी इसको जब हम बदल के कांस्टेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो अर्ली शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन बनती है। इसको हम इनपुट वोल्टेज, इसी को हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और अब हम इसके बाद हम आपको बताएंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी लगभग इसी की कुछ सिमिलर है, उसमें कुछ खास टर्म्स हैं जिसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं।